हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण और उसके प्रकार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? भिन्न होता है। उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो भाग लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते थे? अभिकारक, इंग्लिश में बोलते थे रिएक्टेंट। दूसरा आ रहा था रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता था उसको क्या बोलते थे? प्रतिफल या उत्पाद, इंग्लिश में बोलते थे उसको प्रोडक्ट। और था हमारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान घटने वाली घटनाएं, जिसमें हमने एक ट्रिक के आधार पर क्या पढ़ा था? फैक्ट्स। ट्रिक हमारा क्या था? फैक्ट्स। और इसके आधार पर हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सी घटनाएं घटित होती है। जैसा पहला हमारा क्या था? अवक्षेपण का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेशन। ई का मतलब क्या था? उसमें गैस जो हमारा उत्सर्जन होता था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सी का मतलब क्या था? चेंज ऑफ स्टेट। टी का मतलब क्या होता था? चेंज इन टेम्परेचर। और एस का मतलब क्या होता था? उसके स्टेट में परिवर्तन। सी का मतलब यहाँ पे क्या था हमारा? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर और एस का मतलब हमारा क्या था? चेंज इन स्टेट, यानी उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हमने क्या बताया था कि कोई यदि गैस और गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप वो गैस का भी निर्माण कर सकते हैं या सॉलिड का भी निर्माण कर सकते हैं या लिक्विड का भी निर्माण कर सकते थे। तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान 5 घटनाएं घटित होती थी। और आज के लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के प्रकार आखिर होते क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता था। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते थे और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते थे उसको क्या बोलते थे? प्रतिफल। अब हम अभिकारक और प्रतिफल को उनके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम में हम क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। संकेतों और सूत्रों में व्यक्त करना हमारा क्या कहलाता था? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण आखिर होता है क्या? अब हम लोग एक शॉर्ट इसका डिफिनीशन जानने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्रतिफलों को उनके सूत्रों या संकेतों द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब आता है कि समीकरण आखिर होता है क्या। यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या होता है। ऐसे हम मैथ में क्या पढ़ते हैं कि समीकरण किसको बोला जाता है? तो जिसमें बाया पक्ष और दाया पक्ष यदि दोनों होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण। तो जैसा कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इधर को बोलते हैं बाया भाग, इधर को बोलते हैं दाया भाग। और इसको बांटने का जो डिवीजन करने का कार्य कौन सा करता है? ये एरो मार्क। तो इधर वाले पदार्थ को हम क्या बोलते थे? अभिकारक। इधर वाले पदार्थ को क्या बोलते थे? प्रतिफल या उत्पाद। तो अब हम लोग चलते हैं इसको, ये यहाँ पे हम शब्दों में लिखे और इसको हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? सूत्रों एवं संकेतों के रूप में क्या किए हैं? समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए और इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तब हम लोग चलते हैं इसमें लिखा क्या है? हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यानी हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो उसका मिश्रण जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब हम लोग चलते हैं। तो इसका स्टेट क्या होता है? स्टेट माने अवस्था। H2 का स्टेट जो होता है गैस, क्लोरीन का स्टेट जो होता है गैस और इसका स्टेट जो होता है वो कैसा होता है? लिक्विड। तो जैसा कि हमने अभी क्या बताया था? फैक्ट्स। तो फैक्ट्स के आधार पर हम लोग
यहाँ पे क्या है, चेंज इन स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे गैस गैस और क्या बन रहा है, लिक्विड, गैस गैस और लिक्विड। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार की ओर, यानी रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड असंतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग चलेंगे इसके डिफिनेशन की ओर। यहाँ पे हम लोग एक शब्द देख रहे हैं, क्या, संतुलित, क्या देख रहे हैं, संतुलित। एक यहाँ पे क्या आ रहा है, असंतुलित। अब संतुलित का मतलब क्या होता है, तो संतुलित का मतलब क्या है, यदि दोनों तरफ, जैसे एक हाथ में ये हमारा मार्कर है, एक हाथ में ये मार्कर, तो ये क्या है, संतुलित, ये क्या है, संतुलित। अब इधर दो हाथ में मार्कर, इधर मेरे हैंड में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब असंतुलित। आई होप आप समझ गए होंगे संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। अब इसी प्रैक्टिकल को हम क्या करेंगे, इस समीकरण के रूप में डिनोट करेंगे। जैसे कि यदि दोनों तरफ यानी दाया भाग बाया भाग, दाया भाग बाया भाग यदि बराबर है तो उसको कहेंगे संतुलित। और यदि मान लीजिए बाया भाग में ज़्यादा है, दाया भाग में नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, असंतुलित। या राइट हैंड में हमारा दो मार्कर है और लेफ्ट हैंड में कुछ नहीं है, तो इसको भी क्या कहेंगे, असंतुलित। एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों में क्या है, बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की ओर। आखिर हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, अभी आ गया ना बात, दोनों, जैसे मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या होता है, एक तरफ होता है हमारा अभिकारक, एक तरफ होता है प्रतिफल या उत्पाद। तो अभिकारक जो होता है वो बाया, प्रतिफल जो होता है दाया। तो दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान। उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आप समझ गए। अब हम लोग चलते एक इक्वेशन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, या कोई समीकरण हमको दिया है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे इस एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि यहाँ पे एक हमारा क्या है, H2, इधर है Cl2 और इधर क्या निर्माण हो रहा है, HCl का। अब H2 का हमारा जो स्टेट है यानी कंडीशन, इसका अवस्था गैस, Cl2 का भी गैस, और इधर बन रहा है लिक्विड। अब हम लोग चलते हैं इसको देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं है। अब इसके लिए अभी हमने क्या बताया, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो अब लेफ्ट हैंड में हम क्या देखेंगे, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो H और Cl यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में कितने तत्व भाग लिए, दो। एक है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन तो देखेंगे लेफ्ट साइड, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट, ये हमारा राइट। तो अब लेफ्ट में हमारा हाइड्रोजन का संख्या कितना है, दो। लेफ्ट में कितना है, दो। अब देखेंगे क्लोरीन का भी कितना है, दो। तो लेफ्ट में हाइड्रोजन का दो, क्लोरीन का दो। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड में। तो राइट हैंड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, दो। अब दो से गुना किया, इसका मतलब ये क्या है, सब के साथ मल्टीप्लाई है, सब के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, सब के साथ मल्टीप्लाई। तो यानी हाइड्रोजन कितना है हमारा, दो, और क्लोरीन भी कितना है, दो। तो अब हमारा क्या देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। हाइड्रोजन इधर भी दो है, इधर भी दो है। क्लोरीन लेफ्ट में भी दो है, राइट में भी दो है। इसका मतलब ये कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आप समझ गए। यदि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, यदि दोनों तरफ क्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो जस्ट रासायनिक समीकरण का उल्टा, संतुलित रासायनिक समीकरण का उल्टा यानी अपोजिट। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, असमान। कैसी होती है, असमान। तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
अब हम लोग चलेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ भी हमारा दिया हुआ है। एक दिया है हाइड्रोजन, एक दिया है ऑक्सीजन, दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहा है? जल, H2O। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में हमारा हाइड्रोजन कितना है? लेफ्ट हैंड में हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2। एंड ऑक्सीजन कितना है? 2। अब चलेंगे राइट हैंड। राइट हैंड में हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? यहाँ पे तो बराबर लग रहा है, लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है, बट ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है। इसका मतलब ये क्या है? असंतुलित। क्या है? असंतुलित। आई होप आप समझ गए होंगे कि संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण के प्रकार। आई होप आप सभी को रासायनिक समीकरण और इसके प्रकार आसानी से समझ गए होंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने के विधि, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, और किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्यों खाते हैं? अपने हेल्थ को अच्छे रखने के लिए। तो वैसे ही कोई समीकरण है तो उसको हम संतुलित क्यों करते हैं, तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे लेक्चर को हमारे वीडियो को देखते रहे और हमारे से अपना संपर्क बनाए रखें। धन्यवाद।